नमस्कार, आप सभी का स्टडी कुकीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये आपका सिलेक्शन सीरीज का 38 नंबर का लेक्चर है। वहीं पॉलिटी का पार्ट 3 है। इससे पहले पॉलिटी के 2 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने पहले लेक्चर कंप्लीट नहीं किए हैं तो जा करके कंप्लीट करिए। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। जो भी इस लेक्चर की PDF है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के, देखिए जो पहला क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद कब संविधान सभा के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। देखिए जैसा कि आपको पता है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है और इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जो होते हैं इसकी अध्यक्षता करते हैं। यहाँ फिलहाल आपका क्वेश्चन पूछा गया कि प्रारूप समिति जो थी उसने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद कब संविधान सभा के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ये की थी इन्होंने फरवरी 1948 में। 21 फरवरी जो आपका दिन था 21 फरवरी का था। 21 फरवरी 1948 को जो है अपनी रिपोर्ट ये प्रस्तुत करते हैं संविधान सभा के सामने। तो यहाँ डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत का संविधान अंगीकृत किया गया। देखिए अंगीकृत किया गया मतलब अपनाया गया। एक चीज और ध्यान रखना, जो आपका भारतीय संविधान होता है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। उसके बाद में 24 जनवरी 1950 को जो है 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया गया। तो यहाँ फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा ए। अब यहाँ पर आप थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है, दूसरा कारण आर है। कथन है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। कारण है कि कांग्रेस द्वारा 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। कारण भी आपका सत्य है। और क्योंकि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में कांग्रेस ने मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ। तो कथन का कारण से पूरा रिलेशन भी बन रहा है। तो यहाँ राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कब भारतीय संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। देखिए जब काम पूरा हो गया तो उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, मतलब 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हो जाता है। क्योंकि जो सभा थी वो अभी तक बैठी थी सिर्फ संविधान बनाने के लिए, और संविधान बनकर लागू हो गया तो उसका कोई काम बचा नहीं। तो यहाँ आपका सी राइट आंसर हो जाएगा बस। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मूल संविधान में कुल 20 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। वहीं दूसरा कथन है कि संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे, 22 भाग थे। वही 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। तो पहला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 20 भाग दे रखा है। दूसरा कथन है कि संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो दूसरा कथन आपका सत्य है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, एकदम सही बात है। वित्त एवं स्टाफ समिति की बात करें तो ये भी एकदम सही है। प्रत्येक पत्र संबंधी जो समिति थी इसके जो है अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, इसके अध्यक्ष थे अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर जो थे, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, ये आपके प्रारूप समिति के सदस्य भी थे और साथ में प्रत्येक पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष भी थे। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2, ए राइट आंसर होगा बस। 7 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सूची 1 में आपकी समितियां हैं और सूची 2 में उनके अध्यक्ष हैं। आवास समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके पट्टाभ सीतारमैया थे, एकदम सही बात है। कार्य संचालन समिति जो बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे KM मुंशी थे, तो दूसरा कथन भी सत्य है। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका सी का तीसरा हो जाएगा। संविधान सभा के कार्यकारिणी संबंधी समिति जो थी उसके जो अध्यक्ष थे GB मावलंकर थे,
तो डी का चौथा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। राज्यों संबंधी समिति जो थी वो जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत आती थी, एकदम सही बात है। मौलिक अधिकार संबंधी समिति जो है वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत थी। मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति जो है JB कृपलानी के अंतर्गत थी, तो ये भी आपका सही है। तो उपयुक्त सभी सही हैं, मतलब डी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा में पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्रों और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी जो उपसमिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। मतलब पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम का जो अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र है उस उपसमिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलोई, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। JB कृपलानी के बारे में पता है आपको, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे ये। 10 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला कथन है कि अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के क्षेत्रों को छोड़कर संबंधी जो उपसमिति थी AB ठक्कर उसके अध्यक्ष थे या उनके अंतर्गत आती थी ये समिति। अगर यहाँ पर जो है असम का क्षेत्र होता इंक्लूडेड कि भाई पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र संबंधी उपसमिति, तो उसके अध्यक्ष थे आपके गोपीनाथ बारदोलोई। लेकिन यहाँ पर जो है अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र असम के क्षेत्रों को छोड़कर पूछा गया है, तो AB ठक्कर थे। संघीय शक्तियों संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी आपका सही है। तो पहला कथन भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है। संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे आपको पता है जवाहरलाल नेहरू थे, तो यहाँ पर जो है आपका ये गलत हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे, तो यहाँ पर आपका सी ही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। देखिए जो आपकी संविधान सभा थी जिसके जरिए से संविधान का निर्माण होता है उसमें कुल जो सत्र हुए हैं वो आपके 12 सत्र हुए हैं, मतलब विशेष सत्र सहित आपके 12 सत्र होते हैं, 11 नहीं होते हैं। प्रथम सत्र आपका 9 से 23 दिसंबर 1946 तक चला, ये एकदम सही है। वहीं अगर 11वां सत्र देखेंगे तो 14 से 26 नवंबर 1949, और विशेष सत्र जो चलता है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को 284 लोग जो हैं संविधान पे हस्ताक्षर करते हैं, और संविधान सभा की जो स्थापना होती है कैबिनेट मिशन योजना के तहत होती है जो कि 1946 में आया था, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ए ही सुमेलित नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कलकत्ता में फहराया गया। वहीं दूसरा कथन है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, तो अपनाया था आपका यहाँ पे होगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए जो प्रथम राष्ट्रीय ध्वज होता है वो 7 अगस्त 1906 को जो है कलकत्ता में एक जगह है पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क के पास में, तो वहीं पर 7 अगस्त 1906 को सबसे पहले प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, तो पहला कथन सत्य है। और दूसरी बार जो ध्वज फहराया जाता है 1907 में फहराया जाता है, और ये पेरिस में मैडम कामा जो होती हैं वो फहराती हैं। और भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो वर्तमान स्वरूप आप देखते हैं आज की डेट में, उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, न कि 24 जनवरी 1950 को। 22 जुलाई 1947, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका केवल एक सही है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा बस। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। दूसरा कथन है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को जनवरी 1949 को अपनाया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए चाहे राष्ट्रीय गान की बात हो या फिर राष्ट्रीय गीत की बात हो, राष्ट्रीय गान आपको पता है जन गण मन अधिनायक जय है, ये वाला आपका राष्ट्रीय गान है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो राष्ट्रगान को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, वहीं राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो यहाँ पहला कथन सत्य है, दूसरा असत्य हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा कथन गलत है, एक ही सही, तो ए राइट आंसर हो जाएगा बस। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किया है? विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, विधि का शासन जो है ये जो है ब्रिटेन से भारत ने ग्रहण किया, एकदम सही बात है। एकल नागरिकता भी जो है ब्रिटेन से लिया गया है, विधि निर्माण प्रक्रिया भी लिया गया है। तो यहाँ पर सारे जो प्रावधान है ब्रिटेन से अपनाए गए हैं भारत के द्वारा। यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान ने 1935 का भारत सरकार अधिनियम से ग्रहण किया है? पहला कथन है संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, एकदम सही बात है। दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, तो ये भी जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ही भारतीय संविधान ने ग्रहण किया है, तो दूसरा कथन भी सत्य है। उच्चतम न्यायालय के निचले स्तर के न्यायालयों पर नियंत्रण, मतलब जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसका जो है हाई कोर्ट पर नियंत्रण होगा, और हाई कोर्ट का नियंत्रण जो है वो आपके जिला न्यायालय पे होगा। तो ये भी आपका लिया गया है आपके 1935 के भारत शासन अधिनियम से। साथ में और भी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे आपका अल्पसंख्यकों के जो है हितों की रक्षा जो है ये भी भारत शासन अधिनियम से ही अपनाया गया है। और केंद्रीय शासन का राज्य के शासन पे हस्तक्षेप होना, तो ये भी जो है लिया गया है आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से। और व्यवस्थापिका के जो 2 सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, तो ये भी जो है 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान ने संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण नहीं किया है? पहला है आपका निदेशक तत्वों का उपबंध, प्रस्तावना, स्वतंत्र न्यायपालिका, उप प्रधानमंत्री उच्च सदन का पदेन अधिकारी होगा। देखिए, प्रस्तावना भी जो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकार का जो है प्रावधान भी संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत अपनाता है। न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद मुक्ति, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, और उप प्रधानमंत्री उच्च सदन का पदेन अधिकारी होगा, तो ये भी, और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये सारी चीज़ें आपके विषय से ली गई हैं, लेकिन निदेशक तत्वों का जो उपबंध है, संविधान के सभी सामाजिक नीतियों के संदर्भ में निदेशक तत्वों का उपबंध आपके स्विट्जरलैंड से लिया गया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ आपका ए हो जाएगा। ये आपका स्विट्जरलैंड से लिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान ने आयरलैंड से ग्रहण नहीं किया है? देखिए, आयरलैंड से जो ग्रहण किया गया वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। साथ में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो भी आपके आयरलैंड से लिया गया है। उच्च सदन में सदस्यों का जो नामांकन होता है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। प्रस्तावना में जो न्यायिक आदर्श है ये आपके कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है भूतपूर्व सोवियत रूस से, मतलब भूतपूर्व सोवियत संघ कह लो या फिर रसिया से कह सकते हो। तो यूएसएसआर से जो है प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श लिया गया, और साथ में मौलिक कर्तव्य भी आपके वहीं से लिए गए हैं। और देखिए, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया है, तब आपने जो है आयरलैंड लगाया है। अगर ऐसा पूछता कि भाई संविधान के सभी सामाजिक नीतियों के संदर्भ में निदेशक तत्वों का उपबंध कहाँ से लिया गया, तो आपका स्विट्जरलैंड होता। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान ने कनाडा से ग्रहण नहीं किया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र की ओर हस्तांतरण, ये भी कनाडा से लिया गया है। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, तो ये भी जो है आपके कनाडा से ही लिया गया है। गणतंत्र व्यवस्था की अगर बात करें तो गणतंत्र व्यवस्था में जो आपका स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत दिया गया है ये आपके फ्रांस से लिया गया है। ठीक, गणतंत्र व्यवस्था की अवधारणा कहाँ से ली गई है? फ्रांस से। अब यहाँ पर आप 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत ने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया है? देखिए, दक्षिण अफ्रीका से जो ग्रहण करता है भारत, संविधान संशोधन प्रावधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो ये आपके जापान से लिया गया है। उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन की बात करें तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। तो यहाँ एक और 3 राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए, अगला क्वेश्चन करें उससे पहले आप एकात्मक शासन के बारे में अच्छे से जान लेंगे। एकात्मक शासन का मतलब क्या होता है। जैसे आपका ब्रिटेन में राज्य चलता है, वहाँ पर एकात्मक शासन है। एकात्मक शासन का मतलब है सारी जो शक्ति है वो आपके केंद्र के पास है। एकात्मक शासन में सभी शक्तियों का केंद्रीकरण केंद्र के पास होता है। लक्षण शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। इकाइयाँ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और लचीला संविधान होता है। अगर गुण में देखेंगे तो प्रशासन में एक रूपता आपको देखने को मिलेगी भाई, सब कुछ एक तरीके से है। सरल शासन व्यवस्था है। संघर्ष रहित शासन व्यवस्था है, क्योंकि जब केंद्र के पास यही सारी शक्तियां हैं तो कोई भी ज़्यादा जो है इधर उधर मामला नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है, लोगों को पता रहेगा भाई कुछ भी अगर हम उल्टा सीधा काम करेंगे तो केंद्र तुरंत जो है अपने अंडर में ले करके हमारी ऐसी की तैसी कर देगा। कुशल प्रशासन रहता है और लचीलापन जो आपका संविधान रहता है, राष्ट्रीय एकता रहती है। संकट काल में अधिक उपयुक्त होता है। सुदृढ़ विदेश नीति होती है। ये आपके गुण हो गए। दोष की अगर बात करें तो केंद्रीय सरकार के निरंकुश होने का भय रहता है। भाई अगर केंद्रीय सरकार में कोई बैठा हुआ है वो तानाशाह हो गया तो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिले हैं। आप शी जिनपिंग का केस देख सकते हैं चाइना में, या नॉर्थ कोरिया में आप देख सकते हैं। तो एकात्मक सरकार मतलब जो होती है उसमें ये सारी दिक्कतें होती हैं भाई। निरंकुश होने का भय होता है। प्रशासनिक दक्षता का अभाव होता है। नौकरशाही का ही शासन होता है। लोकतंत्र विरोधी मामला हो जाता है, मतलब लोगों की कहाँ सुनी जाएगी। विशाल राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। जनता की उदासीनता होती है, क्योंकि जनता कोई भी डिसीजन रखेगी तो केंद्र अच्छा होगा तो मान लेगी, नहीं मानना उसे तो नहीं मानेगी। मतलब जनता विवश नहीं कर सकती है, क्योंकि सारी जो सत्ता है, सारी शक्ति जो है वो केंद्र के पास में है। स्थानीय स्वशासन की उपेक्षा की जाती है। अब यहाँ पर आप 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से एकात्मक शासन के सकारात्मक पक्ष हैं। मतलब अभी मैंने बात की गुण की, तो गुण जो हैं उसके सकारात्मक पक्ष हैं। दोष की बात करें तो आपके निगेटिव पक्ष हो जाएंगे। कुशल एवं प्रशासन दृढ़ रहता है, मतलब प्रशासन अच्छा रहता है, ठीक, क्योंकि सत्ता एक ही हाथ में है। सरल शासन व्यवस्था रहती है, मतलब ज़्यादा कोई दिमाग लगाना नहीं रहता है कि भाई अब ये करना है वो कहना है। मोदी जी को क्या है, अब सोचना पड़ता है बिहार में भी चुनाव जीतना है, यहाँ भी जीतना है, यहाँ भी जनता को लुभाना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। तो ये जो है एक तरीके से देखा जाए तो संघात्मक सरकार की बात होती है। भारत की बात करें तो भारत जो है अर्ध संघात्मक है, न पूरी तरीके से एकात्मक है, ठीक, और न पूरी तरीके से संघात्मक है। एकात्मक का मतलब हो गया भाई पूरा का पूरा जो है नियंत्रण केंद्र के पास हो, मतलब फिर जो है ये राज्य वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास सत्ता है, हम ही भगवान है बस। संघात्मक का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य के पास शक्तियों का बंटवारा होता है, तो उसे संघात्मक कहते हैं। अगर आप भारत में देखते हैं कि भारत की कैसी सरकार है तो अर्ध संघात्मक है, मतलब कहीं कहीं आप देखेंगे तो एकदम एकात्मक हो जाती है। जैसे आप देखते हैं कि जो 3 सूचियां मिली हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो संघ सूची पर जो है आपका संघ ही जो है अपना नियम कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य बनाएगा, समवर्ती सूची पर जो है संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन संघ की सुनी जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सूची में ही आप देख सकते हैं भाई संघ का ज़्यादा पावर बैलेंस है, तो यहाँ पर एकात्मकता देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एकात्मकता और संघात्मकता दोनों है भारत के पास। कुशल एवं प्रशासन दृढ़ है, एकदम सही बात है। सरल शासन व्यवस्था, नौकरशाही का शासन होता है, ये तीनों चीज़ें हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा बस। अब यहाँ पर आप 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश लोकतंत्र के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना की गई है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापना की गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए ये तो आपको पता ही भाई, भारत की जो विशेषता है भारत के संविधान की कि भाई यहाँ पर एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो भारत में ब्रिटिश लोकतंत्र के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना की गई, एकदम सही बात है। यहाँ पर आपका दूसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के स्थान पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका केवल एक ए ही सही है बस। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण हैं। संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, एकल न्यायपालिका,
उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए, संघात्मक का मतलब क्या होता है कि जो भारत का संविधान बना है उसमें संघ को भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं और राज्यों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं और दोनों के बीच में सत्ता का बंटवारा किया गया है। तो जब केंद्र और राज्य के बीच में सत्ता का बंटवारा किया गया है तो इसे संघवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघवाद। संघवाद की विशेषता कि संविधान को कठोर रखा जाएगा और संविधान को कठोर इसीलिए रखा जाता है कि कोई भी नियम कानून चेंज करना है, मान लीजिए कि अभी जो है कोई कानून बनना है, तो अगर संघ के पास ही सारी शक्ति हो जाएगी, पूरा एक तरफा हो जाएगा, तो राज्यों की वो बिल्कुल सुनेगा नहीं, अपने हिसाब से कानून में परिवर्तन कर दिया जाएगा। लेकिन जब संविधान में कठोरता है तो विशेष बहुमत का सिस्टम होता है। कोई भी कानून बनाने के लिए, राज्यों में कानून बनाना है तो उसके लिए राज्यों का होना अनिवार्य है, उनकी सहमति होना अनिवार्य है। संविधान की कठोरता है, इसीलिए जो है संघात्मक लक्षण देखने को मिलते हैं। राज्य जो है अपने हिसाब से स्वतंत्रता पूर्वक इसीलिए काम कर पाते हैं। लेकिन अगर आप राज्यपाल देखें कि राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है संघ, तो वहाँ पर एकात्मकता देखने को मिलती है, क्योंकि राज्य में जो भी क्रियाकलाप होते हैं उन्हें नोटिस करके कौन राज्यपाल कहाँ भेजता है? संघ को। तो अगर पूछ लिया जाए राज्यपाल की नियुक्ति क्या है, तो एकात्मकता से संबंधित है। वही लिखित संविधान की अगर बात करें तो लिखित संविधान है, इसीलिए सिक्योरिटी है कि भाई जो केंद्र है और राज्य है दोनों को अपना अपना हक मिलता रहेगा। तो दूसरा कथन भी सत्य है। इसके साथ में 2 सदनों वाली विधायिका, मतलब आपका लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में आपको पता है एमपी जाते हैं, उसके बाद में राज्यसभा जो होते हैं उसमें राज्यों से प्रतिनिधि बुलाए जाते हैं, जैसे यूपी के इख्ती साहब के पहुँचे राज्यसभा में, ठीक, एमपी से पहुँचे, ठीक। तो ये क्या दिखाता है? केंद्र का भी हक है, राज्यों का भी हक है। तो 2 सदनों वाली विधायिका का मतलब ये हो गया। स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि अगर केंद्र अपने हिसाब से न्यायपालिका को सिस्टम में रखेगा तो वो केंद्र की तरफ ही अपना सारा डिसीजन देंगी। राज्य अगर कोई सुनवाई करता है तो फिर उस पर डिसीजन ही नहीं देंगी। तो इसलिए जो है स्वतंत्र न्यायपालिका भी आपके संघात्मक होने का लक्षण है। संविधान का वर्चस्व भी, संविधान की कठोरता भी संघात्मक होने का लक्षण है। लेकिन एकल नागरिकता एकात्मकता का प्रमाण हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत का संविधान न तो कठोर है ना ही लचीला है। दूसरा है कठोर संविधान का अर्थ है कि संविधान के लिए विशेष प्रक्रियाओं की जरूरत होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए, जो भारत का संविधान है एकदम सही बात है कि ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है। कठोर संविधान का अर्थ यही होता है कि संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की जरूरत होती है। दूसरा कथन भी सत्य है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्नलिखित में से एक गलत कथन है, भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। एकदम सही बात है। भारत में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। दूसरा कथन भी आपका सत्य है। भारत में 1 सदन वाली विधायिका है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में 2 सदन वाली विधायिका है, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पर आपका गलत कथन आपका तीसरा है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा बस। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्नलिखित में से सत्य कथन है, भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है। एकदम सही बात है। भारत में कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य के वासी होने के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। दूसरा कथन भी सत्य है। किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में जाने और कुछ स्थानों को छोड़कर भारत की सीमा के भीतर कहीं भी रहने का अधिकार है। ये भी आपका सत्य है। अब कुछ स्थानों को छोड़कर, अब मतलब जहाँ पर आपका प्रोहिबिटेड एरिया है, जैसे आप अंडमान निकोबार में गए तो वहाँ पर कुछ जनजाति समूह का क्षेत्र है तो वहाँ पर रोक दिया जाता है। भारत में भी ऐसे कई क्षेत्र हैं तो वहाँ पर जो है रोका जाता है, लेकिन लगभग सभी जगह आप जा सकते हैं भारत में कहीं भी। तो यहाँ आपका उपयुक्त सभी हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा बस। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। नहीं भाई, कनाडा के संविधान से नहीं लिए जाते हैं, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य सभी नागरिकों को सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध कराना है। तो ये आपका दूसरा कथन सत्य है।
कौन सा कथन सत्य है? केवल 2 सत्य है, बी राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार का उद्देश्य सभी नागरिकों को सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध कराना तो है ही, साथ में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य सरकार अथवा मंत्रिमंडल को मनमानी करने से रोकना भी है। तो ये सारी चीजें भी आप ध्यान रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत में 1950 में सार्वभौम मताधिकार की उम्र 21 वर्ष थी। वर्तमान में भारत में सार्वभौम मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए, जैसा कि आपको पता है, वयस्क मताधिकार जो आपका होता है, मतलब 18 साल के आप हो गए तो आप जो है मत दे सकते हैं, मत देने का आपको अधिकार है। ऐसा नहीं कि शुरू से ही 18 वर्ष जो आपकी मिनिमम आयु थी वयस्क मताधिकार की, ये 1950 में जो आपकी थी 21 वर्ष थी। 61वां संविधान संशोधन होता है और इसी के जरिए जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी जाती है। तो यहाँ दोनों कथन आपके सत्य हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। देखिए, आपातकाल का मतलब होता है असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए देश में कुछ चीज़ें लागू कर देना जो कि नॉर्मल दिनों में नहीं लागू होती हैं, तो उसको कहते हैं आपातकाल। ऐसा तभी होता है जब देश में शांति के लिए खतरा हो, सुरक्षा के लिए खतरा हो, देश की स्थिरता के लिए खतरा हो, देश में शासन व्यवस्था के लिए खतरा हो, तो आपातकाल लागू किया जाता है। और ये आपके जो है भाग जो होता है इसका आपातकाल का, ये आपका 18वां भाग होता है और 352 से 360 अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। देखिए, जो आपका प्रथम अनुसूची होता है, प्रथम अनुसूची, इसमें जो है भारतीय संघ के घटक बताए गए हैं कि भाई भारतीय संघ में कितने राज्य होंगे, कितने जो है संघ शासित क्षेत्र होंगे। तो इसमें भारतीय राज्य एवं संघ का उल्लेख किया गया है। वहीं जो आपकी दूसरी अनुसूची होती है, इसमें भारत की राज्य व्यवस्था के जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं उनको वेतन कितना मिलेगा, भत्ता कैसे मिलेगा, पेंशन कैसे मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें उल्लेख की गई हैं। तो दूसरी अनुसूची वेतन एवं भत्ते से संबंधित है, मतलब जो भी पदाधिकारी वगैरह हैं। तीसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारी जैसे आपके संघ के मंत्री हैं, संसद के सदस्य हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, तो इनका जो है शपथ और प्रतिज्ञान कि मतलब शपथ कैसे लेंगे, पद ग्रहण कैसे करेंगे, तो यहाँ पर तीसरी अनुसूची में देखने को मिलता है। वहीं जो आपकी चतुर्थ अनुसूची है, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। भाई यूपी है तो यूपी में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? 31 सदस्य हैं। इसी तरीके से एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो सबके राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण इसमें दिया गया है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में वर्णित नहीं है। देखिए, जैसा कि पता है भाई, जो आपकी अनुसूची 3 है उसमें जो है शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक, सूची 2 में वेतन के बारे में बताया गया है, जो भी आपके विभिन्न पदाधिकारी होते हैं। वही सूची 3 में आपका क्या है, शपथ का उल्लेख मिलता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ का प्रावधान है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शपथ का प्रावधान है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शपथ का प्रावधान है, उच्च न्यायालय के जो आपके न्यायाधीश हैं उनका प्रावधान है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान नहीं है। ये राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान नहीं है। देखिए, जो आपकी 6ठी अनुसूची है उसमें आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। मणिपुर के बारे में नहीं दिए गए। बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है
कि इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच केवल वित्तीय शक्तियों के बंटवारों के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए जो 7वीं अनुसूची है इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो संघ सूची पे केवल आपका संघ जो है कानून बना सकता है, राज्य सूची पे राज्य केवल कानून बना सकता है, समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई विवाद होता है तो संघ की बात मानी जाएगी। तो यहाँ पर आपका केवल 2 सही होगा, मतलब 3 सूचियाँ हैं। पहले कथन में केवल वित्तीय शक्ति लगा दिया गया है, जबकि केवल वित्तीय शक्ति नहीं है, हर एक शक्ति के बारे में है। तो यहाँ पहला कथन गलत हो जाएगा। जहाँ पर केवल शब्द आ जाता है वहाँ पर 90% चांस होते हैं कि भाई वो कथन आपका गलत ही होगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, बी राइट आंसर होगा बस। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस सूची में मूल रूप से 16 भाषाओं को स्थान दिया गया था। पहला कथन पूरी तरीके से असत्य हो जाएगा, क्योंकि इस सूची में मूल रूप से 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं, दूसरा कथन सत्य है। स्टार्टिंग में आपकी 14 भाषाएं होती हैं, लेकिन 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, उसमें आपका कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी इन 3 भाषाओं को 1992 के 71वें संविधान संशोधन के जरिए से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद में 92 नंबर का जो संविधान संशोधन होता है 2003 में, तो 4 भाषाओं को और जोड़ा जाता है, और वो 4 भाषाएं होती हैं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। देखिए यहाँ पर 3 भाषाएं होगी जो कि आपके 71वें संविधान संशोधन 1992 में जुड़ी हैं। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया, जो कि 2003 में जोड़ा जाता है। तो 4, 3, 7 ये हो गई, लेकिन एक भाषा जो आपकी सिंधी थी ये आपकी बहुत पहले जोड़ दी गई थी। ये जोड़ दी गई थी आपकी 1967 में, जो आपका संविधान संशोधन होता है 21वां। तो यहाँ आपका राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। दूसरा कथन है कि इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए अगर बात करें हम 9वीं अनुसूची की, तो 1951 में होता है प्रथम संविधान संशोधन, उसी के जरिए से ये अनुसूची जोड़ी जाती है संविधान में, और इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है, और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो दूसरा कथन भी सत्य है, तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को कब शामिल किया गया था। देखिए 9वीं अनुसूची जो होती है 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा शामिल कर लिया जाता है, लेकिन जो 10वीं अनुसूची है जो कि दल बदल से संबंधित है, ये आपके 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में शामिल किया गया, और ये था 1985। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय संविधान की संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 268 में इसकी प्रक्रिया का उल्लेख है। दूसरा कथन है कि संविधान के संशोधन हेतु किसी विधेयक को संसद में पुनः स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो भाग 20 में है, और भाग 20 में भी आर्टिकल जो आपका है वो आपका आर्टिकल 368 है, तो यहाँ 268 दे रखा है, आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है संविधान के संशोधन हेतु किसी विधेयक को संसद में पुनः स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, तो नहीं। देखिए अगर संविधान का संशोधन होना है और किसी विधेयक को संसद में आप दोबारा भेज रहे हैं तो राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है, तो यहाँ पर दोनों कथन आपके असत्य हो जाएंगे, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद संविधान में संशोधन कर सकती है,
साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत के साथ साथ देश के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति से। तो देखिए तीनों हैं, मतलब अनुच्छेद 368 के तहत जो है तीनों चीज़ें लागू हो सकती हैं समय परिस्थिति के हिसाब से। मतलब आप कौन सा संविधान में संशोधन करवा रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि साधारण बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन होगा या 2/3 बहुमत के द्वारा या फिर 2/3 के साथ में आधे राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति के द्वारा। तो यहाँ आपका तीनों हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय संविधान की संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संविधान संशोधन अधिनियम पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। देखिए संविधान संशोधन अधिनियम पर अगर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। तो पहला कथन गलत है। पारित संशोधन अधिनियम पर अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु राष्ट्रपति बाध्य है, तो ये आपका सत्य है। देखिए पारित संशोधन अधिनियम है कोई तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी जो है स्वीकृति देनी ही होगी, उसके लिए वो बाध्य हो जाता है। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल 2, बी ही सही है बस। अब यहाँ पर आप 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन किया जा सकता है। दूसरा कथन है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार आधारभूत ढांचे की संख्या 19 है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए जो संविधान का आधारभूत ढांचा है उसमें संशोधन कतई नहीं किया जा सकता है। हाँ, जो मौलिक अधिकार हैं उसमें संशोधन आप कर सकते हैं। तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि संविधान के आधारभूत ढांचे में हम परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार आधारभूत ढांचे की संख्या क्या है? 19। तो ये आपका सही है, दूसरा कथन सत्य है। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल 2, बी ही सही है बस। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है, दूसरा कारण आर है। भारतीय संविधान में अब तक कुल 127 संविधान संशोधन विधेयकों को प्रस्तुत किया जा चुका है। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। कारण है कि जिनमें से मात्र 105 संविधान संशोधन विधेयकों को मंजूरी प्रदान कर संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में दिया गया है। तो कारण भी आपका सत्य है, लेकिन कथन कारण का रिलेशन नहीं बन रहा, मतलब इनका रिलेशन आपस में नहीं बन रहा। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा बस। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नवीन अर्थात 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये आपका प्रथम संविधान संशोधन था 1951 में, ए राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका दूसरा संविधान संशोधन होता है 1952 में, इसमें जो आपका आर्टिकल 81 होता है उसमें संशोधन किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन करें उससे पहले जो है 42वें संविधान संशोधन के बारे में जान लीजिए। 42वां संविधान संशोधन जो होता है 1976 में होता है और 1976 में इसीलिए लागू किया जाता है क्योंकि ये आपातकाल का टाइम पीरियड चल रहा था। आपातकाल इंदिरा गांधी जी लगाते हैं 25 जून 1975 को और मार्च 1977 तक आपका आपातकाल चलता रहता है। उसी बीच में ये संविधान संशोधन होता है। जो आपका ये संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन, इसमें बहुत बड़ी संख्या में संशोधन किया गया, इसीलिए इसे लघु संविधान का दर्जा भी दिया जाता है, मतलब एक छोटा संविधान कह लीजिए। संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता ये 3 शब्द जोड़ दिए जाते हैं। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। इसी के अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जोड़ दिया गया। और साथ में ये भी होता है भाई सभी विधानसभाओं और लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक स्थिर कर दिया गया। लोकसभा तथा विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। जैसा कि आज आप देखते हैं कि जो आपके सांसद बनते हैं, एमपी बनते हैं या जो आपके एमएलए बनते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वहीं मुख्यमंत्री भी आपके 5 साल होता है, प्रधानमंत्री भी 5 साल के लिए होते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी ने 1 साल बढ़ा दिया था, सबका 1 साल बढ़ गया। भाई जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का 1 साल बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, एमपी एमएलए का भी बढ़ जाएगा। जो आपका 42वां संविधान संशोधन होता है इसी के द्वारा जो वन संपदा है, मतलब वन का विभाग है, शिक्षा है, जनसंख्या नियंत्रण है,
ये सभी विषय जो है राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिए गए। मतलब ये सारे जो थे वो आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते थे, लेकिन इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसी के अंतर्गत यह भी निर्धारित कर दिया जाता है कि जो राष्ट्रपति होगा वो मंत्रिपरिषद और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। 42वां संविधान संशोधन हो जाता है, उसके 2 साल के बाद आपका 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। इसी के तहत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया, क्योंकि आंतरिक अशांति बता करके इंदिरा गांधी ने जो है आपातकाल स्थिति लागू कर दी थी। तो वहाँ पर जो आंतरिक अशांति थी उस शब्द को हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और वहाँ पर सैन्य विद्रोह रख दिया गया। मतलब अगर कोई सेना में विद्रोह कर देता है उस कंडीशन में आपातकाल स्थिति लगाई जाएगी। तो आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में भी परिवर्तन लाया गया जिससे इनका दुरुपयोग न हो। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और फिर उसे कहाँ पर रखा गया, 300A में जोड़ दिया गया, जिसमें यह प्रावधान था कि कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटा करके फिर से 5 वर्ष कर दी जाती है। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान की जाती है। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 316 का संशोधन करके संयुक्त आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई। तो ये जो होता है आपके 41वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया जाता है। सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 62 वर्ष बढ़ाने का जो प्रावधान है अनुच्छेद 316 में दे रखा है, और ये प्रावधान 41वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया जाता है। वहीं जो आपका 21वां संविधान संशोधन है आपके 1967 में किया जाता है, और सिंधी भाषा को जो है 15वीं राजभाषा के तौर पे 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में 14 ही भाषाएं थी, लेकिन सिंधी भाषा को एज ए 15वीं भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। वहीं अगर बात करेंगे 31वां संविधान संशोधन जो होता है 1973, इसमें लोकसभा की सीटें बढ़ा दी जाती हैं, और क्योंकि 525 सीटें थी अब 545 कर दी गई। अब यहाँ देखिए 44 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के संदर्भ में गलत कथन है। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा संशोधन इसमें किए जाते हैं ना, तो इसे लघु संविधान का दर्जा दिया जाता है। पहला कथन सत्य है। इसके अंतर्गत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। दूसरा कथन भी सत्य है। 51 का होता है जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया, गलत हो जाएगा। लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि इंदिरा गांधी ने 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दी थी, तो यहाँ सी आपका गलत हो जाएगा। इसी के अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति जो होगा वो मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मतलब अभी तक था कि राष्ट्रपति की सलाह पर जो है मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री काम करेगा, लेकिन इन्होंने उल्टा कर दिया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के हिसाब से काम करेगा। तो ये भी कथन सत्य है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यही आपका सुमेलित नहीं है, मतलब यही जो है 42वें संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा लिया गया है। एकदम जाहिर सी बात है, 300A में जो है संपत्ति के अधिकार को जोड़ दिया गया। इसके तहत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान कर दी गई। तो यहाँ पर दूसरा कथन आपका सत्य हो जाएगा और पहला कथन भी सत्य हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, सी राइट आंसर है। 52वां संविधान संशोधन 1985 ने निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था? अनुच्छेद 101 को प्रभावित किया कि 102 को कि 190 को? देखिए 52वां संविधान संशोधन आपने कई बार पढ़ा होगा कि दल बदल से संबंधित है।
और इसे दल बदल निरोधक कानून भी कहा जाता है। अब इसमें जो प्रभावित हुआ है वो आपका 101 अनुच्छेद भी प्रभावित हुआ है, 102 भी हुआ है, 190 भी हुआ है और 191 अनुच्छेद भी प्रभावित हुआ है। और इन्हीं अनुच्छेदों के जरिए से जो आपकी 10वीं अनुसूची होती है उसमें दल परिवर्तन के आधार पर जो निर्भरता होती है, मतलब जो क्वालिफिकेशन होता है, उस पर सारा डिसीजन बताया गया। जो आपका ये 52वां संविधान संशोधन होता है इसमें बताया क्या जाता है कि भाई जो आपकी संसद है, ठीक, या आपका विधानमंडल है, विधानमंडल, तो उसमें कोई आपका सदस्य है स्वेच्छा से दल का अगर त्याग कर देता है, मान लीजिए कांग्रेस से कोई है, चुनाव लड़के जीत के जाता है, संसद जाता है या विधानमंडल में जाता है, या बीजेपी से कोई है, तो अगर स्वेच्छा से उस दल का परित्याग कर देता है या फिर जो है सदन में जो है जिस दल से वो जीत कर आया उसके विरुद्ध मतदान करता है, या फिर दल ने उसे खुद ही निष्कासित कर दिया, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया किसी को, बीजेपी ने किसी को निष्कासित कर दिया, या जीत कर आया और 6 महीने के अंतर्गत वो किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त करने का इसमें प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ जो है आपका 101 पर भी प्रभाव पड़ता है, 102 पे, 190 पे, 191 पे, डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। देखिए जब 1950 में जब कानून लागू हुआ था तो मतदान की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो मतदान करने की उम्र 21 वर्ष थी 1950 में, उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया जाता है। और ये जो किया जाता है आर्टिकल 376 के अंतर्गत किया जाता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए 65वां संविधान संशोधन आपका 1990 में होता है। इसमें अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की जाती है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए भाई अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया जाता है, तो 65वें संविधान संशोधन के द्वारा किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र तथा उसके प्रशासक को उपराज्यपाल कहा गया। तो ये था आपका 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा ही दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र घोषित किया गया और इसके प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाने लगा। और ये सारा जो परिवर्तन किया गया था 239 AA और 239 AB को जोड़ा गया था, ठीक, 239 अनुच्छेद में, और उसी के तहत प्रावधान लागू किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी भाषा को सम्मिलित किया गया। देखिए अभी मैंने सिंधी भाषा की बात करी जो कि आपके 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती है और उसी के तहत 15 भाषाएं हो जाती हैं 8वीं अनुसूची में। और ये 21वां संविधान संशोधन आपका कब होता है, 1967 में होता है। लेकिन फिर आती है 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाओं को जोड़ने की बात, तो कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को जो जोड़ा जाता है 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। देखिए इससे पहले मैंने बताया जो आपका 31वां संविधान संशोधन होता है 1973 में, उसके द्वारा ये प्रावधान किया जाता है कि भाई 525 सीटें थी पहले, तो 545 कर दी गई। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल होता है देखते हैं कि ऐसे अगर होता रहेगा, सीटें बढ़ती रहेंगी, मंत्री बनाने के लिए सीटें बढ़ा देना कि भाई चलो ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री बनाने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब मंत्री बनाएंगे आप तो जाहिर सी बात है खर्चा भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने समझदारी दिखाई और फिर लेकर आए 84वां संविधान संशोधन 2001, मतलब 84 नंबर का जो संविधान संशोधन होता है उसके द्वारा ये प्रावधान लागू कर दिया गया कि ऐसा है 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा सीट में, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 86वां संविधान संशोधन 2002 संबंधित है, मूल अधिकार से संबंधित है
या नीति निर्देशक तत्व से या फिर मौलिक कर्तव्य से। देखिए जो आपका 86वां संविधान संशोधन होता है उसी के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जो है मान्यता दे दी जाती है, क्योंकि ये अभी तक कहाँ था, ये था आपके DPSP में, मतलब नीति निर्देशक तत्व में था। तो नीति निर्देशक तत्व से उठा करके इसे किस में ऐड कर दिया गया, मूल अधिकार में, और ये जो आपका होता है 21 का में जोड़ा जाता है। जो आपका ये परिवर्तन किया गया था, नीति निर्देशक तत्व जो आपका 45 अनुच्छेद होता है और 51 का उसमें संशोधन किया जाता है। तो संशोधन किस में किया गया, अनुच्छेद 45 और 51 का में, और जोड़ा गया उसी के तहत 21 का को। तो यहाँ पर जो है संशोधन किस में किया गया, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में। आपको पता है जो आपका 36 से 51 होता है वो आपका DPSP होता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बस। 51 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 97वां संविधान संशोधन 2011 संबंधित है मूल अधिकार से, नीति निर्देशक तत्व से या मौलिक कर्तव्य से। देखिए जो आपका 97 नंबर का संविधान संशोधन था, इसके जरिए से आपकी जो सहकारी समिति हैं इनको संवैधानिक संरक्षण, मतलब संवैधानिक स्थान और संरक्षण दिया गया। इसमें जो आपकी बदलाव किए जाते हैं, टोटल 3 बदलाव किए जाते हैं। जो आपका पहला बदलाव होता है कि सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार हो गया, तो मूल अधिकार में परिवर्तन किया जाएगा और इसे 19(1) में किया गया। कहने का मतलब सहकारी समिति आप बना सकते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं, और ये 19(1) में जोड़ दिया गया, 19(1) के C में। और दूसरा जो परिवर्तन किया जाता है वो किया जाता है भाग में, मतलब आपका जो 9 खा होता है, 9 खा, ये सहकारी समिति से संबंधित है, इसे भी संविधान में जोड़ दिया गया। और 9 खा जो जोड़ा जाता है 243 JH और 223 JT के द्वारा जोड़ा जाता है। और राज्य में सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए DPSP में 43 खा में जो है परिवर्तन किया गया, मतलब 43 खा जोड़ा गया। राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा मिले, इसके लिए जो आपका DPSP होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, उसमें 43 खा अनुच्छेद को जोड़ दिया जाता है। तो अच्छे तरीके से आप समझ गए जो आपका 97 नंबर का संविधान संशोधन था, इसमें मूल अधिकार और DPSP में चेंज किया जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे आप, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम का संबंध GST से है। 101वां संविधान संशोधन जो होता है कब होता है, ये 2016 में। तो ये आपका GST से संबंधित है। जो आपका 102वां संविधान संशोधन है, ये आपके पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा C। अब यहाँ पर आप 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 का संबंध है। तो ये आपके EWS से इसका संबंध है, ठीक, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ए राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उन्हें 10% का रिजर्वेशन दिया जाता है। देखिए 103वां संविधान संशोधन अधिनियम तो होता है, लेकिन ये जो विधेयक होता है, मतलब 124वां संविधान संशोधन विधेयक होता है। अब इसे आप ऐसे समझेंगे, मतलब हर बार जैसे कोई चीज़ होती है तो उस पर एक विधेयक लाया जाता है, भाई ये वाला संविधान संशोधन कर दो, मतलब 124वां नंबर का संविधान संशोधन ये होता है। लेकिन जो आपका पारित हो जाता है अधिनियम, तो वो आपका 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है। तो विधेयक और अधिनियम में कंफ्यूज नहीं होंगे। एंग्लो इंडियन समुदाय की बात करें तो ये आपका 104वां संविधान संशोधन होता है, इससे संबंधित है, ठीक। 104वां संविधान संशोधन जो आपका है एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित। इसमें होता क्या है कि SC/ST के आरक्षण से संबंधित प्रावधानों में संशोधन कर लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा लिया जाता है, ठीक। जो भी एंग्लो इंडियन समुदाय की सीट रिजर्व होती है उसे हटाया जाता है, और ये आपका होता है 2020 में, ठीक। 104वां संविधान संशोधन आपका 2020 में होगा। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 राज्यों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान करते हैं। अमेरिका में संसदीय प्रणाली के द्वारा शासन को संचालित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। आर्टिकल 74 है,
और आर्टिकल 75 है। ये आपके केंद्र में संसदीय प्रणाली से संबंधित है। ठीक, भाई केंद्र में संसदीय प्रणाली होनी चाहिए। वहीं आर्टिकल 163 आपका हो गया, 164 हो गया, ये दोनों आर्टिकल आपके राज्य में संसदीय प्रणाली से संबंधित हैं, मतलब राज्य में भी संसदीय प्रणाली होगी, तो ये आप समझ के चलेंगे। वहीं दूसरा कथन है अमेरिका में संसदीय प्रणाली नहीं है, अध्यक्षीय प्रणाली है, गलत हो जाएगा, ये सत्य है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय व्यवस्था की विशेषता है। देखिए, जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें दोहरी शासनात्मकता व्यवस्था होती है, मतलब दोहरा शासन होता है, द्वैध शासन कह लीजिए। बहुमत दल का शासन होता है, जिससे ज़्यादा वोट मिलते हैं, जिसे जनता ने ज़्यादा वोट दिया है उसी दल का शासन होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, तो तीसरा कथन भी सत्य है, ये भी सत्य, ये भी सत्य। राजनीतिक जो एक रूपता है ये भी देखने को मिलती है, एक रूपता। दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं, मतलब राज्यसभा के सदन में है, मतलब राज्यसभा में है, लोकसभा में है, तो किसी भी सदन में है तो केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। आप देखते हैं ना कि जैसे स्मृति ईरानी को बनाया गया, शुरुआत में वो हार गई थी अमेठी से, तो उनको राज्यसभा के जरिए से केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है। एक कारण और भी होता है संसदीय व्यवस्था में कि जो शासन की व्यवस्था है या शासन का नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। संसदीय व्यवस्था में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो आपका निचला सदन होता है, निम्न सदन, उच्च सदन आपका राज्यसभा होता है, निम्न सदन होता है लोकसभा। तो लोकसभा का जो विघटन है वो राष्ट्रपति के हाथों में होता है, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा होता है। संसदीय व्यवस्था में आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों को एकीकृत किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। 56 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षीय व्यवस्था की विशेषता है। एकल शासनात्मक व्यवस्था, मतलब वहाँ पर दोहरी शासनात्मक व्यवस्था थी, यहाँ पर एकल शासनात्मक व्यवस्था है, तो पहला कथन सत्य है। शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधान होता है, तो दूसरा कथन भी सत्य है। जो आपका संसदीय व्यवस्था थी उसमें क्या था, उसमें तक भाई जो आपका प्रधानमंत्री होगा उसी के हाथ में शासन व्यवस्था होगी, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति के हाथों में शासन व्यवस्था होती है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, वहाँ पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों को एकीकृत किया गया था, यहाँ पर विभाजन किया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कभी क्वेश्चन में आ जाए जो शक्तियों को एकीकृत किया जाता है तो ये किसका लक्षण है, ये संसदीय व्यवस्था का लक्षण है। लेकिन अगर शक्तियों का विभाजन किया जाता है तो ये आपकी अध्यक्षीय व्यवस्था का लक्षण है, तो तीसरा कथन भी सत्य है, तो यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें और भी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि जो ये व्यवस्था होती है इसमें राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जा सकता, और इसमें मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए, जो संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद था वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी था, यहाँ राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। 57 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ये कहा है आपके प्रस्तावना को, ए राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एकात्मक शासन के लक्षण है, संकट काल में अधिक उपयुक्त होते हैं। तो पहला कथन सत्य है, एकात्मक शासन है, सारी शक्तियां केंद्र के पास हैं, तो संकट काल आएगा तो अच्छे से निपटा जा सकता है, मतलब कोई इधर उधर नहीं करना कि विपक्ष को बुलाना, ये करना वो करना, कुछ नहीं, सिस्टम अपने आप में हम सब देख लेंगे। सुदृढ़ विदेश नीति होती है, ये भी आपका सत्य है। स्थानीय सुशासन की उपेक्षा की जाती है, एकदम सही बात है, क्योंकि केंद्र के पास सारी शक्तियां हैं, राज्य की हम कुछ भी नहीं सुनेंगे। और साथ में कुशल एवं प्रशासन दृढ़ रहता है, लचीलापन होता है, संघर्ष रहित शासन व्यवस्था होती है, ठीक, सरल शासन व्यवस्था होती है, प्रशासन में एकरूपता देखने को मिलती है। तो ये सारे गुण हैं। दोष की बात करें, केंद्रीय सरकार के निरंकुश होने का भय हो गया, प्रशासनिक दक्षता का अभाव हो गया, क्योंकि जब केंद्र में सारी शक्ति है तो जाहिर सी बात है वो अपने लोगों को बैठाएगी। अब उन्हें कुछ आता जाता है, नहीं जाता जाता है तो डिपेंड ही नहीं करता, नौकरशाही का शासन हो जाता है, लोकतंत्र विरोध होगा,
विशाल राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है, जनता की उदासीनता क्योंकि जनता की सुनी नहीं जाएगी, स्थानीय स्वशासन की उपेक्षा होती है। तो ये सारे काम होते हैं। तो ये सब गुण थे, तो सारे गुण इसके सही हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा बस। अब यहाँ पर आप 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एकात्मक शासन के लक्षण है? केंद्रीय सरकार के निरंकुश होने का भय होता है, एकदम सही बात है। ये दोष में आता है, ठीक, मतलब निरंकुश हो सकती है सरकार। लचीलापन होता है, एकदम सही बात है। राजनीतिक चेतना एकात्मक शासन का लक्षण नहीं है, ये आपके संघात्मक शासन का लक्षण है, क्योंकि राजनीतिक चेतना का मतलब होता है कि राजनीति हमें आती है भैया, ठीक है, राज्य अपना काम कर रहा है, केंद्र अपना काम कर रहा है, और ये राजनीतिक चेतना से ही संबंधित है कि हम एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं लेकिन निरंकुश नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यहाँ पर और ऑप्शन ही नहीं, मिसप्रिंट है वैसे, लेकिन यहाँ राइट आंसर आपका ए ही होगा। तो ये था आपका सिलेक्शन सीरीज का 39 नंबर का लेक्चर। इस लेक्चर की PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे ज़रूर ज्वाइन करिए। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।